नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर के तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे पास जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले बीआरएस के एक लीडर हैं पॉडी कौशिक रेड्डी, जिन्होंने कल काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रुख दिखाया है, उस पर हम बात करेंगे। वहीं काफ़ी दिनों से गायब चले राहुल गांधी, और जिस तरह से अभी पिछले साल जितने भी राज्यों में या लोकसभा में चुनाव हुए उसमें कई राज्य ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन राहुल गांधी काफ़ी दिनों से गायब थे। उसका बीजेपी ने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बीजेपी ने भी काफ़ी उस पर कमेंट किए। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी आज से दिल्ली में सीलमपुर से अपने जो चुनावी जो उनकी सभा है उसकी शुरुआत करेंगे। वहीं अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो वो ये है कि अमित शाह ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने शिरडी में क्या बोलते हैं, बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से लोकसभा में महाराष्ट्र में जो चीज़ें हुई, जिस तरह से लोकसभा में महाराष्ट्र से बीजेपी या एनडीए की कह लें सीटें कम आई हैं, लेकिन उस वक्त जो है ये क्या बोलते हैं, वहाँ की अपोजिशन पार्टी जो है एनडीए की, वो बहुत आस्तीन चढ़ा के बैठी हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें उनकी क्या बोलते हैं औकात दिखा दी है। वहीं अगर हम और बात करें तीसरी खबर की, हम अगर बात करें अब चौथी खबर की, तो ये है कि तेजस्वी यादव आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उन्होंने फिर से एक बार नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा है कि जिस तरह से यहाँ पे अभी शासन चल रहा है, ये शासन कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं चल रहा है जो हम लोगों ने सोचा था। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें बीआरएस विधायक पी कौशिक रेड्डी, जिन्होंने जगतियाल विधायक डॉक्टर संजय कुमार को काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उकसाया है और उन्हें बहुत सारी बातें की हैं और कहा है कि आप जो है किसानों के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं और जितनी भी चीज़ें उन पर क्यों नहीं बोल रहे। और जिस तरह से आप देखिए कि पॉडी कौशिक रेड्डी इन दिनों, या हम देखें जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उस टाइम से काफ़ी आक्रामक रुख मतलब कहीं ना कहीं वो आक्रामक रुख अपनाते दिखाई देते हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो पुलिस से हो या किसी कांग्रेस विधायक से हो या कुछ भी हो। इस तरह की चीज़ें एक विधायक को करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो जो विधायक है वो बीआरएस से क्या बोलते हैं विधायक बना था और फिर वो उसने पार्टी चेंज की, वो कांग्रेस में चला गया। लेकिन उसका ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर के उसको, एक मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में आप उस पर हमला करें और उस पर मतलब क्या बोलते हैं पर्सनल अटैक किया जाए, ये कहीं ना कहीं सही नहीं। तो शायद इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल यानी रविवार को एक बैठक हो रही थी। उस बैठक में अगर हम बात करें तो जो बैठक वो रखी गई थी उसमें कई योजनाओं को लेकर, जो कांग्रेस सरकार यहाँ पे है वो कई योजनाओं को लेकर वहाँ पे बैठक चल रही थी। उस बैठक की अगर हम बात करें तो रायतु भरोसा योजना था, इंदिराम्मा था, आत्मीय भरोसा और इंदिराम्मा इल्लू और भी जो नए योजना है उस पर बातें चल रही थी। उस बैठक में अगर हम बात करें तो बीआरएस के हुजूराबाद विधायक जो है पी कौशिक रेड्डी थे और कांग्रेस जगतियाल विधायक डॉक्टर संजय कुमार थे। इन दोनों के बीच काफ़ी गहमा गहमी देखी गई, देखा गया बीच में कैसे जो पुलिस प्रशासन थी वो उन दोनों के बचाव के बीच लगी हुई थी, दोनों को दोनों तरफ से खींचा जा रहा था। लेकिन वही अगर हम पी कौशिक रेड्डी की बात करें तो उन्होंने जो कांग्रेस से विधायक हैं और डॉक्टर संजय, उन पे कई तरह के आरोप लगाए हैं और उन्होंने उनको यहाँ तक की चुनौती दे दी है कि अगर आप में दम है तो आप विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर लड़े और विधायक बन के दिखाएं। अगर वही हम बात करें इस झड़प की, तो ये झड़प इसलिए हुआ है, बताया ये जा रहा है, मीडिया जो रिपोर्ट उसमें ये दावा किया जा रहा है कि पी कौशिक रेड्डी जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगाए कि जो किसानों से इन्होंने वादा किया था वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो करीमनगर में है जो किसानों का रायतु भरोसा है उसके तहत जो 10,000 रुपये वादे किए गए थे वो नहीं मिले हैं। तो पी कौशिक रेड्डी ने ये कांग्रेस पर आरोप लगाया। इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो कह रहे हैं कि जो किसान हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हुजूराबाद में सिर्फ 50% जो किसान हैं उनका कर्ज माफ हुआ है। तो ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जारी थे और देखा गया कि जिस तरह से वीडियो सामने आई उसमें देखा कि कैसे पी कौशिक रेड्डी हैं वो लगातार जो
अगर हम संवैधानिक पद की बात करें तो दोनों संवैधानिक पद पे हैं, चाहे अगर हम कांग्रेस के विधायक की बात करें या पी कौशिक रेड्डी की बात करें। इसके पहले भी देखा गया कि बीआरएस की तरफ से कैसे लगातार जो कांग्रेस के विधायक है या फिर कांग्रेस के जो नेता है उन पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भी कई तरह के बीआरएस की तरफ से आरोप लगाए हैं। हालांकि राजनीति की अगर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन कल जिस तरह से पी कौशिक रेड्डी ने एक संवैधानिक पद पे जो विधायक है उन पे वो चढ़ाई करने की कोशिश की या फिर जो बहस हुई, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार बीआरएस की तरफ से जो पी कौशिक रेड्डी का जो रवैया रहा वो किस हद तक वो सही रहा। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से जब आप दोनों एक संवैधानिक पद पे हैं और आप जनता के वोट के सारे यहाँ तक पहुँचे हैं, अब जिस तरह से आपने बात की अभी कि उन्होंने बोला कि तुम कांग्रेस से मतलब यहाँ से इस्तीफा देके कांग्रेस से टिकट ले करके चुनाव लड़ो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हें लोग पसंद करते हैं कि नहीं। लेकिन वो चीज़ें जनता के हाथ में होती हैं। अगली बार जब चुनाव होगा, अगर जनता उन्हें पसंद करेगी तो वोट करेगी, नहीं पसंद करेगी तो नहीं करेगी। लेकिन उसमें ये कि आप इस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हो और आप सत्ता पक्ष है उस पर आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे। अगर वहीं कहीं सत्ता पक्ष वाले इस तरह की बात करें तो क्या होगा फिर? तो ये होगा कि आप अपनी जो सरकार है, जो अपना प्रशासन है, उसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो वो भी तेलंगाना से ही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस से मेट्रो के विस्तार के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप लोग साथ में रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि रेवंत रेड्डी चाहे एमआईएम के अध्यक्ष हों असदुद्दीन ओवैसी, उनसे भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि हम लोग सब साथ में मिल करके तेलंगाना को एक अच्छा क्या बोलते हैं राज्य बनाएंगे। जिस तरह से उन्होंने कल ये बात कही, उस वक्त जो वो मंच था उस पर बंडी संजय कुमार भी मौजूद थे जो कि बीजेपी से हैं, और उसमें जो है विनोद कुमार भी मौजूद थे जो बीआरएस से हैं। इन दोनों को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा है कि आप दोनों हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, ताकि हम यहाँ पे जो मेट्रो है उसके विस्तार के लिए हम साथ मिलकर काम करें और कहीं ना कहीं जो तेलंगाना है उसको एक अलग पहचान दी जाए। देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसे बयान दे रहा है तो वह अपने आप में कई तरह के कई मायने में वो अहम रखता है। क्योंकि देखा गया कांग्रेस पे किस तरह से बीजेपी की बात करें या बीआरएस की बात करें, लगातार वो विकास के कार्य न करने के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। लेकिन अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर अपने विपक्षी दल को भी साथ लाने की बात करता है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राज्य का मुख्यमंत्री यही चाह रहा है कि हमारे क्षेत्र का कैसे भी विकास हो। इसके पहले भी देखा गया कि रेवंत रेड्डी जो हैं उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन के दरमियान हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बयानबाजी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन जब खत्म हो जाए तो उसके साथ जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर काम करें और अपने क्षेत्र का कैसे विकास हो उस पर हम तवज्जो दें। तो ये जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि एक मंच पे जो एमआईएम, हम सांसद की बात करें असदुद्दीन ओवैसी या फिर हम विधायक की बात करें अकबरुद्दीन ओवैसी, खुद वो दोनों मुख्यमंत्री के आगे पीछे बैठे हुए थे। उनसे भी उन्होंने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर विकास हो तो सब साथ मिलकर काम करें। तो जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने कहा, ये अपने आप में बड़ी बात है। वही अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए अच्छी खबर ये भी है कि रेवंत रेड्डी की तरफ से यानी कहले कांग्रेस सरकार की तरफ से 26 जनवरी से जो नए राशन कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। हालांकि ये भी खबर बताई जा रही है कि 16 से 20 जनवरी के बीच जो फील्ड स्तर का सत्यापन है वो पूरा किया जाएगा और 26 जनवरी को जो यहाँ के नए राशन कार्ड हैं वो वितरण किए जाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नए राशन कार्ड में जो प्रक्रिया है वो पुरानी ही रहेगी, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें पोन्नम प्रभाकर की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 26 जनवरी से जो नए राशन कार्ड हैं वो वितरण किए जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग हैं अगर हैदराबाद में आकर बसे हैं उनको भी राशन कार्ड दिया जाएगा। और इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ज़मीन को लेकर जो यहाँ पे इंदिरा अम्मा आवास जो योजना है उस पर भी हम इसके आगे जो प्रक्रिया है वो काम करेंगे। तो तेलंगाना के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि 26 जनवरी को जो नए राशन कार्ड है वो वितरण किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से रेवंत रेड्डी साहब काम कर रहे हैं तेलंगाना में, वो चाहे वो एमआईएम के साथ मिल करके एमआईएम को अपने मंच पे ला करके बताना हो कि भाई हम साथ में काम करेंगे, उसी तरह जिस तरह से हमने अभी बात की कि बीजेपी और बीआरएस से भी उन्होंने कहा है कि हम सब अगर मिल के साथ में राज्य के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य में क्या बोलते हैं डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा, राज्य तरक्की करेगा। और जिस तरह से हमने देखा भी है कि तेलंगाना ने बहुत जल्दी तरक्की की है और जिस तरह से और राज्य हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं उसमें तेलंगाना जो है बहुत ही 10-12 साल में उसने जो तरक्की की है वो अपने आप में एक बड़ा वो है कि भाई इतनी जल्दी आपने इतनी तरक्की की। अगर हम अब बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में सर्दी का माहौल है। दिल्ली में जो है इस वक्त कोहरा घना छाया हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सियासी दल हैं उनकी गर्मियां बढ़ी हुई हैं। हर कोई अपने अपने वादे, अपने अपने पैम्पलेट लेकर के घूम रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो जो कि इस वक्त सत्ता में है। वहीं अगर हम बात करें कि दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पस्त नजर आने वाली कांग्रेस इस बार पूरे दमखम और मजबूती के साथ किस्मत आजमाने की कवायद में, इसके बाद भी दिल्ली में कांग्रेस के एजेंडे पर घना कोहरा अभी भी कहीं ना कहीं छाया हुआ है, जिसके चलते सियासी तस्वीर साफ नज़र अभी आ नहीं रही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के उनके अपने ही जो गठबंधन के लोग हैं वो नाराज़ हैं। कांग्रेस मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति, कल आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका बिगुल राहुल गांधी मुस्लिम बहुल इलाका जो है वहाँ पे सीलमपुर, वहाँ से फूकेंगे। इसके बाद फिर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स इसमें आएंगे और जो वहाँ का विधानसभा चुनाव है दिल्ली का, उसमें अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधते हैं, उसी तेवर और अंदाज में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी आक्रामक नजर आते हैं। तो कांग्रेस के चुनावी एजेंडे की पिक्चर कहीं ना कहीं साफ होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि दिल्ली के जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो सिर्फ क्या बोलते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि वो सिर्फ उस पर नहीं साध रहे निशाना सत्ता पक्ष पे, लेकिन बीजेपी पे भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने है उसमें ये देखा जाए सबसे ज़्यादा निशाना वो आम आदमी पार्टी पर ही साध रहे हैं, बीजेपी कहीं करके। लेकिन इस तरह से बीजेपी के लीडर है बिदोड़ी, उन्होंने भी कल एक बहुत विवादित बयान दिया है। बयान क्या बोलेंगे उसे, कुछ लोग गए थे उनके पास काम के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो, बच्चे पैदा करने से पहले मुझसे पूछते हो क्या। तो ये सारी चीज़ें अगर एक ऐसा लीडर बोल रहा है जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी की मानसिकता और बीजेपी के जो लोग हैं वो किस स्तर तक जा सकते हैं ये समझ पाना भी मुश्किल है। लेकिन फिर अगर हम बात करें राहुल गांधी की, जिस तरह से हमने देखा कि 2024 में काफ़ी इलेक्शंस हुए, लोकसभा में कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, इंडिया अलायंस ने और अच्छा प्रदर्शन किया, और बीजेपी का जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। नरेंद्र मोदी की 3 जो क्या बोलते पीएम बनने की जो थी एक अपने उस पर, हम फुल फ्लैश पीएम बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ढलती हुई नज़र आई। जिस तरह से उनकी 2 बैसाखियों पे वो खड़े हुए हैं, एक नीतीश कुमार हैं, एक चंद्रबाबू नायडू हैं, और ये दोनों बैसाखियाँ कब तक साथ में हैं ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बीच में ऐसी भी आई कि शायद ये गठबंधन टूट सकता है। जिस तरह से हमने देखा वक्फ का मामला था, और भी कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें सामने आ रहा था कि हो सकता है ये गठबंधन टूटे। लेकिन नीतीश कुमार ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि ये गठबंधन नहीं टूटेगा, हम एनडीए के साथ रहेंगे, हम बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी से हमारे क्या बोलते हैं, अब ये भी होता है कि अगर आप केंद्र सरकार से बना के रखेंगे तो आपके राज्य के काम आसानी से होंगे। तो जिस तरह से अभी दिल्ली में जो कोहरा छाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोग जो हैं इतनी ठंड में भी गर्मी का एहसास पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे साथी शाहिद उमैर से। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि इस बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि देखा गया कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के दरमियान जो कांग्रेस है वो अपनी पूरी दमखम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ी थी। लेकिन इस बार भी देखा गया बीच में कुछ दिन पहले किस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार जो वहाँ पर इलेक्शन के दरमियान जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी थे, उसमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो आला कमान है वो खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है ये कि जो राहुल गांधी है वो जो सीलमपुर क्षेत्र है वहां से अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसमें गौर करने वाली बात यह कि वो सीलमपुर जो इलाका है वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां से जो कांग्रेस पार्टी की कहले हम जो राहुल गांधी हैं, जो नेता जो संसद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो वहां से अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि वहीं से नई रणनीति तैयार की जाएगी, और वहां से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन पर भी कई तरह के लगातार हमलावर होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि देखा गया पिछले कुछ दिन पहले कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो लगातार कुछ मामलों में बिल्कुल यहां से नजर नहीं आया। वो कहा यह जा रहा था कि वो विदेश की यात्रा पर हैं, उसको लेकर बीजेपी ने भी काफी भुनाया। लेकिन वही अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में शुरू से यही क्यास लगाए जा रहे थे कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले होने वाले हैं, और राहुल गांधी जिस तरह से वो जाकर मकर संक्रांति से एक दिन पहले दिल्ली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, और उसमें भी वो उस इलाके को चुने हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है,
और वहां पे देखा गया कैसे कोरोना के दरमियान जो तबलीगी जमात है उसको लेकर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, हालांकि उस टाइम भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही। अगर हम दिल्ली दंगे की बात करें तो उस टाइम में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही। तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो एक मुस्लिम जो वोटर है वो काफ़ी अच्छे खासा नाराजगी में है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो MIM है वो भी वहाँ पर अपनी जीत की ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस ने भी वहीं से अपनी बिगुल फूका है, और राहुल गांधी खुद वहीं जा रहे हैं जो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव में देखा गया को काफी धीमी गति से चल रही थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने वादे कर रही है उसके तुरंत कटाक्ष में कांग्रेस के भी जो वादे हैं वो भी कम नहीं। अगर हम उनके वादे की बात करें तो आपकी तरफ से 2100 रुपए की जो महिला सम्मान राशि है उसके मुकाबले में कांग्रेस ने 2500 रुपए वाली प्यारी दीदी योजना ले आई। वही अगर हम बात करें, आपने जो वादा किया था कि 60 वर्ष के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना जो लाई थी, उसी के अगर हम कटाक्ष में बात करें तो कांग्रेस ने हर दिल्ली वासियों के लिए 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा वाली जीवन रक्षा योजना घोषित कर दी है। वही अगर हम बात करें दिल्ली के अशिक्षित बेरोजगारों को कांग्रेस ने 8500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। इसके अलावा कांग्रेस मुफ्त बिजली देने का वादा भी कर सकती है और कई गारंटी भी आगे ला सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी इस बार लगातार कटाक्ष में। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने वादे किए हैं उसके साथ साथ कांग्रेस ने उससे बढ़ के वादे किए हैं, और अब जिस तरह से राहुल गांधी मुस्लिम बहुल इलाके सीलमपुर में जाकर अपनी सभा को संबोधित करने वाले हैं, तो इससे दिल्ली की तस्वीर साफ जाहिर होती है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले होने वाले हैं। और कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत शायद न मिल पाए। बिल्कुल सही। जैसा आपने बोला कि तीनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, तो इसमें बात सही कि जब सब लोग इतनी ज़्यादा क्या बोलते तैयारी के साथ आएंगे तो पूर्ण बहुमत मिलना तो बहुत दूर हो जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की कई वीडियोस वायरल होती रहती हैं, कि अभी कल भी एक वीडियो वायरल होती है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जा रहे थे तो उनसे एक महिला बोलती कि आपने 10 सालों में हमारे लिए क्या किया। उसके बाद का खैर वो वीडियो कब का है या वो फेक वीडियो, इसकी हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि ये हुआ था, लेकिन एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल 2013-14 से एक बात बोलते आ रहे हैं कि हर घर को पानी मिलना चाहिए, लेकिन वो अब 2025 के चुनाव में भी यही बोल रहे हैं कि हर घर को, हर दिल्ली वासी के घर पे नल से पीने का पानी आना चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली में पानी की इतनी समस्या, चाहे वो पीने का पानी हो या कोई भी समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं, आप देखिए यमुना को लेकर के भी हर बार वादा होता है। इससे पहले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हम जाएंगे और डुबकी लगाएंगे। अब की फिर बोला है कि हम 2026 में यमुना में जा कर के डुबकी लगाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो एक CM है पंजाब के, उन्होंने एक वादा किया था कि हम इस नदी को साफ़ कर देंगे। वो नदी साफ़ नहीं हुई, उन्होंने उस नदी का पानी पी लिया और उसके बाद वो कई दिन तक बीमार रहे। अब आप देखिए कि एक CM जब इस तरह के पानी पी के बीमार हो रहा है तो आम जनता उसी तरह का पानी पी रही है, और जब वो बीमार होती तो उसको हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते हैं। और जिस तरह से हमने कोविड में देखा कि कोविड में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने क्या बोलते हैं वो किया था, अपने काम जो किए थे उसका एक रोड मैप तैयार नहीं हुआ था। केंद्र सरकार को तो हम कहते हैं केंद्र सरकार ने ये किया, केंद्र सरकार ने वो किया, बिना कोई तैयारी के आपने लॉकडाउन लगाया। लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पे तो काम कर सकती थी। राज्य सरकारें चाहती तो ये जो जितनी मौतें हुई हैं कोविड में, जो राह चलते हुए लोगों की मौत हुई है, ये इनसे तो बचा जा सकता था। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमें पूर्वांचल के लोगों से प्यार है, उस वक्त तो आप सबको भगा रहे थे। और जिस तरह से ये चीज़ें बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है, कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि उस वक्त जब कोविड चल रहा था तो तबलीगी जमात को लेकर के एक अलग से वो जारी होता था बुलेटिन कि इतने तबलीगी जमात वाले जो हैं उनमें कोविड संक्रमित पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह के, तो उन्होंने कल शिरडी में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अपोजिशन पार्टी जो है या इंडिया गठबंधन जो है या MBA गठबंधन जो है महाराष्ट्र का, वो बाएं फैला करके आस्तीन चढ़ा करके बोल रहा था कि अब तो विधानसभा चुनाव में हम जीत ही गए हैं, तो यहाँ की जनता ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको उनका चेहरा दिखा दिया है, उनको उनकी जगह दिखा दी है। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने मतलब पिताजी जो थे बाला साहब ठाकरे को 2019 में उनकी जो वो थी विचारधारा थी,
उसको धोखा दिया था, उसको छोड़ दिया था, झूठ फरेब करके मुख्यमंत्री बने थे। आप उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी वो सही नहीं थी और जनता के लिए ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं बुरा संदेश था। और अभी आप देखिए शायद कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस पे शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि देश के सामने संकट है, उसके सामने मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना चाहिए। अभी पिछले दिनों जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी को टारगेट क्यों नहीं कर रहे? आम आदमी पार्टी 3-4 महीने पहले से बोल रही है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तब किसी भी क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन के लीडर ने ये नहीं बोला कि आप साथ में चुनाव लड़ो, लेकिन अब आप ये बोल रहे हैं कि आप साथ में चुनाव लड़ो वरना इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ जहाँ चल रही हैं शायद, तो उसमें क्या इंडिया गठबंधन या फिर जिस तरह से अमित शाह ने जो बात की है, जिस तरह से एनडीए गठबंधन है, उस पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वहाँ पे देखा गया चुनाव के दरमियान कैसे उठक पत्थर हुई। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ना बने, लेकिन आखिरकार वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट बन गई। वही अगर हम शिंदे की बात करें तो रविवार को वहाँ पे महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश का अधिवेशन चल रहा था, उसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह गए और वहाँ पे जो महाराष्ट्र की जनता है उसको उन्होंने मुबारकबाद दी जीत के लिए। और इसी के साथ उन्होंने जो विपक्षी दल है यूबीटी की बात करें या शरद पवार की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन पर उन्होंने तमाम तरह का तंज कसा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट में जो किसानों की आत्महत्या हैं वो कम हुई है और हम उसको रोकने में सफल हुए हैं। और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर वहाँ पे जारी रहा, क्योंकि इसी के साथ उन्होंने जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। पहले महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाया, साल 2024 के आखिरी वक्त हमने महाराष्ट्र में जीत दर्ज की और 2025 के शुरुआती दौर में हम दिल्ली में जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है महाराष्ट्र में कि जो किसानों की जो आत्महत्या रेट है वो कम हुई। अगर हम आंकड़े की बात करें तो एक आंकड़ा ये बताता है कि राज्य में 5 महीने के अंदर 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। आरटीआई के जरिए ये आधिकारिक जानकारी दी गई है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जितेंद्र, उन्होंने आरटीआई लगाया था। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार से किसानों की आत्महत्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। जो आरटीआई लगाया गया था उसमें राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए आंकड़ों से पता चला है कि 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच किसान आत्महत्याओं की कुल संख्या 1046 है, यानी हर महीने औसतन 209 किसानों ने आत्महत्या की है। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुद जाकर वहां पे ये दावा कर रहे हैं कि किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वही आंकड़ा ये बताता है 2024 का कि उसमें हर दिन औसतन 209 किसानों ने आत्महत्या की है। आपने महाराष्ट्र की बात की, ठीक है, वहां पर राज्य सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी कि केंद्र में आप 10 साल से सत्ता में रहें, अब तीसरा टर्म आपका चल रहा है। अभी खबर ये भी आई है कि जो शंभू बॉर्डर पर जो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस आंदोलन में एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि उसको अब मेडिकल में ले जाया गया, अभी तक स्थिति सही बताई जा रही है। हालांकि तो 2 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट सामने है उसमें आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो आप एक तरफ तो 10 साल से केंद्र सरकार में हैं, 11वां माफ कीजिएगा तीसरा टर्म आपका चल रहा है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें महाराष्ट्र के, हालांकि रिकॉर्ड में यह भी बताया जाता है कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है। तो आप एक स्टेट को दिखाकर आप वहां पे ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे किसानों की आत्महत्याओं की जो रेट है वो कम हुई है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो ये रिपोर्ट बता रही है कि आरटीआई के जरिए कि कैसे वहां पे जनवरी से मई तक किसानों की जो लगातार वृद्धि है वो हुई है। तो आप केंद्र में रहते हुए आपने क्या किया? अभी शंभू बॉर्डर पर जो लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? तो महाराष्ट्र में जाकर आप किसानों को ये बता रहे हैं या फिर वहां की आम जनता को ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार में किसानों की आत्महत्या कम हुई है, लेकिन आपको केंद्र लेवल पर, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री है ना कि राज्य के गृह मंत्री हैं, तो आपको देश लेवल पर भी बात करनी चाहिए कि किस राज्य में किसानों की क्या स्थिति है। और जो शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान अड़े हुए हैं उस पर आपने अभी तक क्या कदम उठाया? क्या आपके पास इतना भी वक्त नहीं मिला कि आप खुद जाकर उन किसानों से मिलें? जब आपको लगता है कि नहीं हमारे वादे सही हैं, तो आपको जाकर किसानों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर किसान कहां परेशान है या फिर किसान को क्यों ऐसा लग रहा है, कौन भटका रहा है। जो किसान सच में, अगर आपके जो रोड मैप है अगर वो सही है तो किसान उस पर क्यों नहीं मानने को राजी है? बिल्कुल सही। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि इतनी ठंड है और किसान नेता अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं, और जिस तरह से बीजेपी हर जगह इल्ज़ाम लगाती है, जिस तरह से बीजेपी ने पहले इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है, बिहार में कोई सरकार नहीं, उसके बाद नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चले गए तो ये फिर चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं आज की ये खबर है कि
बिहार में मंत्री रेणु देवी के भाई पर एक कारोबारी को किडनैप करके और जबरन उसकी ज़मीन रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रेणु देवी के भाई पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और डिप्टी सीएम रही और अभी जो सरकार है उसमें मंत्री रेणु देवी के आदतन अपराधी भाई जो ज़मीन हड़पने और हत्या का और ज़मीन हड़पने का, रंगदारी का और क्या बोलते किडनैपिंग का कई सारे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि फिर इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बेतिया में हुआ है, उसे अपने होटल में ले जाकर उसको पिस्टल जो बंदूक की नोक पे ज़मीन हड़पने का जबरन साइन करवाया गया है। और जिस तरह से बीजेपी कहती थी कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, आज जो चीज़ें हैं उस पर कोई भी नहीं बोला। जिस तरह से बिहार में पिछले दिनों छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर भी बीजेपी के लीडर्स कुछ नहीं बोल रहे थे। जिस तरह से छात्रों पे आप देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था उस पर भी बीजेपी के लीडर्स कुछ नहीं बोल रहे थे। जिस तरह से वहाँ पे अभी जो सरकार चल रही है उसमें कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी आप देखें कि हम अगर बात करें बिहार की तो उससे सटा हुआ राज्य यूपी है। यूपी में जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही, कुंभ के लिए सारी पुलिस फोर्स, सारे आईएएस आईपीएस वहाँ पे तैनात किए गए हैं, लेकिन राज्य में क्या हो रहा है इसके बारे में अभी कोई भी खबर नहीं है। वही खबर और आ रही है संभल से कि संभल में जो संभल मस्जिद है उसके पास में दर्जनों दुकानें थीं जिनको लेकर के एसडीएम ने ऑर्डर दिया है कि आप जो हैं इन दुकानों को तोड़ दीजिए, वरना फिर हम बुलडोज़र लेके आएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि इन दुकानों से जो वसूली की जाती थी वो मस्जिद कमेटी के लोग करते थे। अब इस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये वसूली अवैध रूप से की जाती थी। दुकानों के बाजू में जो मस्जिद है उसके बाजू में जो दुकानें हैं उनको तोड़ने के लिए एक धमकी भरा नोटिस दिया गया। इसको हम नोटिस, ऑफिशियली नोटिस नहीं कहेंगे, इसको हम धमकी भरा नोटिस कहेंगे, क्योंकि संभल के मामले में सरकार जो है बिल्कुल सख्ती अपना रही है। संभल में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हीं के घर वालों को पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा है कि तुम लोग इसके दोषी हो। संभल में जिसने गोली चलाई उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है और वो गदा लेकर के घूम रहा है। एक जो क्या बोलते हैं अधिकारी है जो कि देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो एक सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहा है, एक धर्म के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में कुंभ का माहौल चल रहा है उसमें कई सारी ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि एक बहुत बड़े बाबा जिनका ये कहना है कि भाई मुसलमानों ने जब देश अलग किया था तो उनको वहाँ जाना चाहिए या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए। अगर इस तरह यहाँ भी मुसलमान रहेंगे तो एक हो जाना चाहिए। और बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं या फिर चैनल्स हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा उठा रहे हैं। अभी हमने देखा 2 दिन पहले ये आया है कि एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं पंडित जी हैं जो कि उनमें एक माना जाता है कि बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं हमारे। उन्होंने ये बोला है कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये 2 भाइयों का बंटवारा था और एक भाई उधर चला गया, एक भाई इधर रह गया, तो एक भाई की चीज़ें भी उधर जानी चाहिए और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी भाई की हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा भाई यहाँ, दूसरे भाई के कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो कह दें ये हमारा। तो ये सारी चीज़ें देश में चल रही हैं, लेकिन देश में अभी शिक्षा पे कोई बात नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री भी बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। देश के कई राज्यों के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऐसी बातें करते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं और कई कैबिनेट मंत्री भी हैं जो ऐसा बोलते हैं। ऐसी बातें करके आप सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं। आप देखिए कि रुपया किस तरह से नीचे गिर रहा है, आपकी जीडीपी नीचे गिर रही है, लेकिन इन पे बात ना हो। आप जिस तरह से टैक्स बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पे आपने टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स के चक्कर में अभी एक रिपोर्ट आई है कि कितने लोग जो है हिंदुस्तान छोड़ के अलग कंट्री में जा रहे हैं, अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं कि वहाँ पे टैक्स कम लगेगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी लोग अभी जाग नहीं रहे हैं। लोग ये नहीं मैं कहूँगा कि आप बीजेपी को वोट मत कीजिए, कांग्रेस को वोट मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, लेकिन आप जागिए और अपनी आवाज़ को उठाइए। आप जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।
और जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तभी सरकार उस पर काम करेगी। और सरकार को कुछ चीज़ें वापस लेनी पड़ेंगी। जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से अभी जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी आते किसान प्रोटेस्ट करने, और उस प्रोटेस्ट में जिस तरह से किसानों ने एकजुटता दिखाई थी, धरना प्रदर्शन किया था, उनके लिए हालांकि किले लगाई गई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और वो आगे बढ़ते रहे। उसके बाद सरकार को उन चीज़ों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम इसको और तरह से डेवलप करके दूसरी तरह से लाएंगे। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक आप अपनी चीज़ें नहीं उठाएंगे, इस टैक्स पे नहीं बात करेंगे, एजुकेशन पे नहीं बात करेंगे, और जो देश में रोज़गार नहीं है उस पर नहीं बात करेंगे, तब तक सरकारें कहाँ तक सुनेंगी। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे अपने साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।